हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम लोग सी ए सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी का रेस्पॉन्स अच्छा मिल ही रहा है, तो हम भी इससे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग तैयारी करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। किसी का भला करने से कभी बुरा नहीं होता, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एक फ्रेट ट्रेन है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। और उसके 2 घंटे के पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर ही। और वो हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से। दिल्ली से कितनी दूरी पर जाकर एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो मालगाड़ी से मिलेगी? अब ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका। देखो, पहली बात क्या होती है, जैसे मान लो एक बंदा है, वो निकला यहाँ से, पहले निकल गया, यूं कर गया, और एक बंदा पीछे से चलेगा, ठीक है। बहुत लॉजिकली सोचना है इस चीज को, है ना। कॉन्सेप्ट तो अभी यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक चीज सोचो ध्यान से। मान लो एक लड़का है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तुम उसके पीछे, तुम्हारी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो तुम दोनों। एक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, एक की 20। अब एक बात बताओ, अगर आप दोनों एक साथ भागे, अगर आप दोनों एक साथ भागे, तो 20 किलोमीटर पर आवर वाला तो पहली बार भी बाहर आगे निकल जाएगा। समझे ना इस बात को? 20 किलोमीटर पर आवर वाला तो पहली बार भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर वाला 2-3 घंटे पहले भाग गया आपसे, तो वो 20-30 किलोमीटर आगे होगा ना आपसे। जब आप उसको पकड़ोगे, आप भाग रहे होगे पीछे, तो वो भी भाग रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जो हम कहते हैं, जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में होते हैं, दोनों मूविंग स्थिति में रहते हैं, गतिमान, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होता है, सापेक्षिक गति का। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? रिलेटिव स्पीड का। यहाँ पे सापेक्षिक गति लगाई जाती है। तो सापेक्षिक गति क्या कहती है कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकाल लो। जैसे 20 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हर घंटे पर, अगर आप तेज गति से दौड़ रहे हो, तो आप हर घंटे कितना कवर कर लोगे? 10 किलोमीटर उसका कवर कर लोगे। यानी कि अगर जो बंदा 2 घंटे पहले भाग गया था 10 किलोमीटर की रफ्तार से, वो आपसे 20 किलोमीटर आगे है। अब आप उसको जब पकड़ोगे, तो आपकी रफ्तार, जब पकड़ने की जो रफ्तार रहेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। आप भी 20 से भागोगे, वो भी 10 से भागेगा। तो डिफरेंस कितना रहा? 10 किलोमीटर का। आप हर घंटे कितना कवर करोगे? 10 किलोमीटर कवर करोगे। तो यही चीज इस क्वेश्चन में है। इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन भागी है, एक ट्रेन जा रही है आगे, ठीक है। ऐसे करके मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एक ट्रेन निकली सुबह यहाँ से, और वो यहाँ पहुंच गई है 2 घंटे में, ठीक है। उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 40 की स्पीड से चलेगी, 2 घंटे चलेगी, तो वो ऑलरेडी कितनी दूरी पर है भाई? 80 किलोमीटर की दूरी पर है वो ट्रेन, ठीक है। बात आई समझ में? वो ट्रेन कितनी दूरी पर है? ऑलरेडी 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक ट्रेन अब यहाँ पर है, एक ट्रेन अब यहाँ पर है। यहाँ वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो पीछे से आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आगे जो भाग रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। पीछे वाली जो ट्रेन भाग रही है, वो कितने से भाग रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। अब इसको पकड़ना है, तो हर घंटे कितना कवर करेगी? मैंने क्या बताया? सापेक्षिक गति लगेगी। सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आपको रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो 60 - 40, यानी कि हर घंटे में कितना कवर करेगी वो? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो कवर करेगी। तो उसको कवर कितने करने हैं? ये 80 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 80 के को 20 के हिसाब से अगर कवर करेगी, तो कितने घंटे में कवर कर लेगी भाई? 4 घंटे में। बहुत ध्यान से सोचो इस बात को। आप हर घंटे 20 कवर करोगे, तो 80 को कितने घंटे में कवर कर लोगे? 4 घंटे में। अब ये पूछ रहा है कि ये जो दिल्ली से निकली थी, दिल्ली से हम इसको कितनी दूरी पे जाके पकड़ेंगे? अब ये मत कह देना 80 किलोमीटर में पकड़ में आ जाएगी ये। 80 किलोमीटर में पकड़ में नहीं आएगी। 80 का तो गैप है, 80 किलोमीटर का तो गैप बना हुआ है। अब 80 किलोमीटर को जब उसको कवर करना है, तो वो भागने स्टार्ट करेगी, और वो 4 घंटे चलेगी। कितने घंटे चलेगी ये 60 की रफ्तार से?
4 घंटे में जाके पकड़ेगी, तो 60 की रफ्तार से अगर 4 घंटे चलेगी तो कितना चल जाएगी टोटल? 240 किलोमीटर। टोटल कितना चल जाएगी? 240 किलोमीटर। देखो भाई तुम्हारा मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा-सा तुम्हें दिक्कतें आए इस क्वेश्चन को समझने में। बाकी जिनका बैकग्राउंड मैथ का होगा उनके लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, है ना? मैंने फिर भी कोशिश की है आपको थोड़ा-सा आइडिया देने की किस हिसाब से पकड़ते हैं, ठीक है? चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट यही होता है, जैसे चोर भाग गया, तो पुलिस वाला पीछे से पकड़ेगा, तो वो यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वहाँ पे, कितनी दूरी पे जाके पकड़ेगा। तो जितने टाइम में पकड़ता है उतना मल्टीप्लाई कर दो उसकी स्पीड से। चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट भी इसी पर बेस्ड है, रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड होता है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक पट पर 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, है ना? तो वो कह रहा है कि परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं। ओके, मतलब कि समान दूरी पर है और समदूरस्थ हैं, इक्वल हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे की, ठीक है? अ, इनसे अधिक कितने अधिक से अधिक आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं? देखो ये ऐसा इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका था एक। अब जैसे देखो ये है, अब ऐसे बना लो 4 तो इस तरीके से बन गई, ठीक है? 4 लाइन इस तरीके से हो गई। 4 लाइन चलो दूसरे कलर से बता देता हूँ। तो 4 लाइन ये बन जाएंगी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, वो वर्टिकल हो गई। 1 2 3 4, यही कहना चाह रहा है, ये इस तरीके से बनाना चाह रहा है। समझे बात को? यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो जहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको आता है उसके लिए तो सिंपल है, 4c2 इंटू 4c2 टोटल आ जाएगा अपना निकल के, 4c2 इंटू 4c2 उससे टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है? बाकी दिक्कत कहाँ पे आएगी उनको समझा देता हूँ आराम से, तुम परेशान मत होना। ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से देखो, ठीक है? वर्टिकल भी देखो, हॉरिजॉन्टल। तो 1 और 2 और 3 ऐड कर लो, कितने मिलेंगे यहाँ पे? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने मिल जाएंगे? 6। अगर सिंपली मैं एक इस तरीके से बना दूं तो इसमें कितने मिलेंगे मुझे रेक्टेंगल? 6। 1 2 3 4 5 और एक पूरा 6। तो हमेशा याद रखना कितने मिलते हैं? 1 2 3 और ऐड कर लो तीनों को, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने मिल जाएंगे टोटल? 6। ऐसे ही यहाँ मिलेंगे 6। जब भी ऐसी कंडीशन तुम्हारे सामने मिले आपस में दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है? 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 36। तो टोटल कितने बन जाएंगे हमारे लिए? 36 बन जाएंगे। समझना बहुत ध्यान से इस बात को, ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, हर पेपर में आता रहता है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग, है ना? जहाँ पे फिगर काउंटिंग की बात वो करता है, ठीक है? आई होगी बात समझ में? क्या कह रहा है भाई? ए सैंपल ऑफ मिल्क कंटेन्स 50% वाटर। एक वाटर एक सैंपल है जिसमें 50% पानी है। इफ 1/3 पार्ट ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू द सेम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, then the percentage of water in the new mixture will be reduced by what percent? कितने परसेंट कम हो जाएगी? देखो देखते हैं ये क्या कह रहा है। दूध के एक नमूने में 50% पानी है, यदि इस दूध का एक तिहाई भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिला दिया जाए, एक तिहाई भाग जितना था ऑलरेडी उसमें मिला दिया, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? अब देखो पहले 50% थी, अब देखो मान लेते हैं मेरे पास 300 लीटर है। 300 लीटर में क्यों ले रहा हूँ इसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि एक तिहाई भाग की बात वो कर रहा है, ठीक है? 300 लीटर मिक्सचर है, इसमें 50% मिल्क है, 50% मिल्क है और 50% वाटर है, और 85% ले लो इसमें वाटर, ठीक है? 50-50% मैंने इसमें ले लिया। अब 50-50% जब ये है तो सीधी सी बात है भाई, 150 लीटर इसमें क्या होगा? मिल्क होगा, और 150 लीटर क्या होगा? पानी होगा। अब ये कह रहा है कि इस दूध का एक तिहाई निकाल दिया जाए। अब एक तिहाई अगर इसमें से मैं निकाल दूं, 300 का एक तिहाई कितना होता है भाई? 100। तो 100 लीटर मैंने इसमें से निकाल दिया और और उतने में ही मिला दिया। तो 100 लीटर अगर मैं निकालूंगा यहां से, अब बहुत बात ध्यान से बात समझना, किसी भी मिक्सचर में से अगर मैं मिक्सचर निकालूंगा तो जिस अनुपात में दूध और पानी मिले हुए हैं उसी अनुपात में निकल के आएंगे ना मिक्सचर। भाई ऐसा तो है नहीं, अगर दूध और पानी का एक गिलास, मतलब दूध का एक गिलास है हमारे पास, अब दूध में थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ है, 2 घूंट मान लो तुम उसमें से, क्या उसमें दूध और पानी का मिश्रण का रेशो अलग हो जाएगा? क्या अनुपात? अनुपात सेम रहता है, कितने भी घूंट मान लो उसमें टेस्ट तो वही रहेगा ना, टेस्ट चेंज नहीं होगा ना दूध और पानी से।
मतलब मिक्सचर वही बना रहता है। अगर मिक्सचर में से मैं मिक्सचर निकालूंगा तब भी वहीं पे अनुपात वही रहेगा, तो 50% ही निकल के जाएगा यहाँ से। का मतलब कितना कितना चला जाएगा, 50-50। ठीक है, अब इतने में ही मिला दूं, तो पहले कितना है, 100 में और मिला दो, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 200 लीटर। भाई 100 लीटर में निकाल रहा हूं ना 1/3 पार्ट, एक तिहाई भाग में निकालूंगा 300 में से कितना निकलेगा, 100, और उतने में ही और मिला दो, तो 100 में ही मिला दिया मैंने शुद्ध दूध में। तो इस वाले 100 में तो गए 50 लीटर मिल्क और 50 लीटर पानी, पानी और दूध, और इतने शुद्ध दूध में मिला दिए, तो ये पूरा पूरा दूध है। अब मुझे एक बात बताओ, 200 लीटर में कितना है भाई, 150 लीटर दूध है, और 50 लीटर क्या हो जाएगा, पानी। 150 लीटर दूध होगा और 50 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट रह गया, अब ये टोटल 200 है, टोटल कितना है मिक्सचर, 200। अब पानी कितना है, देखो भाई इसमें कितना है, 50 गुणा 100 कर लेना, कितना हो जाएगा कम होके, 25%। कितना रह जाएगा, 25%। अब थोड़ा सा देखो क्वेश्चन है ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर आपके एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना है ये, 25% हो जाएगा। मैंने फिर भी बहुत इजी समझाने की आपको कोशिश की है, नहीं तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन मैंने आपको कोशिश की है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स का नहीं है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो भाई कोशिश मैंने ये की कि आपको थोड़ा समझ में आई चीजें। वो क्या कह रहा है, 300 लीटर हमारे पास था टोटल, मैंने माना, अपने अपने आप सोचना पड़ता है इतना थोड़ा बहुत, उसमें 50-50% दूध और पानी, यानी कि आधे आधे, तो 300 में 150 दूध हो गया, 150 पानी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें से एक तिहाई निकाला। अब जब तुम एक तिहाई इसमें से 300 में से निकालोगे ना, तो तुम्हारे पास 100 लीटर आएगा। तो 100 लीटर में भी दूध और पानी का अनुपात 50-50%, यानी कि एक अनुपात एक, बराबर बराबर मात्रा में होंगे वो, तो कितने लीटर हुआ, 100 लीटर। तो 100 लीटर ही प्योर मिल्क में मिला दिया मैंने, तो वो 100 लीटर, वो 100 लीटर प्योर मिल्क, यानी कि 200 लीटर बन गया टोटल। अब इसके अंदर दूध कितना होगा, 50, और 100 150 लीटर, और पानी कितना होगा, 50 लीटर। तो पानी देख लो कितने परसेंट रह गया, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा, है ना। पूछा है कितने परसेंट कम हो जाएगी, तो पहले 50 थी, 25 कम कर दो, 25% तक कम हो जाएगी। ठीक है, समझ लेना बात को थोड़ा सा, इसका आंसर इसी तरीके से आएगा भाई, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए क्लॉक रिंग्स वंस एट 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. Okay. If it takes 12 seconds to ring at 5 o'clock, how long will it take to ring the 10 o'clock? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से समझना, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, और 5 बजे जब ये 5 बार बजती है, तो 5 बार बजने में 12 सेकंड लगते हैं। तो 10 बजे जब ये बजेगी, तो कितने सेकंड तक बजेगी। अब एक बात समझो आप लोग, जब ये 5 बजे बजेगी, तो 5 बार बजेगी, यानी कि 1 2 3 4 और एक, हाँ के ना, कितनी बार बजेगी, 5 बार बजेगी ये। तो 5 बार में तुम ये देखो, ये टोटल ले रही है 12 सेकंड। तो एक बात समझना यहाँ पे सभी लोग, ये जो गैप है ना, ये गैप कितने कितने सेकंड के हो गए, 3-3 सेकंड के, 3-3 सेकंड के, 3 चौके 12, 4 गैप मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 4 गैप, ये भी समझो। पहली घंटी तो पहली बार में बच जाएगी ना, पहली घंटी और दूसरी घंटी के बीच में 3 सेकंड का गैप होगा, फिर दूसरी और तीसरी के बीच में 3 सेकंड का गैप होगा, तीसरी और चौथी के बीच में 3 सेकंड का गैप होगा, चौथी और पांचवी के बीच में 3 सेकंड का गैप होगा। इस तरह से बनेंगे 12 सेकंड हमारे। ठीक है, फिर ये कह रही है 3 सेकंड के हिसाब से बजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं तुम लोगों को, ये मत सोच लेना, इनको पढ़ लेना एक बार, हो सकता है इससे रिलेटेड तुमको कुछ मिल जाए पेपर में, है ना। देखो ध्यान से, अब 10 बजे, तो कितने चक्कर मिलेंगे मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार बजेगी ना। कितने गैप मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गैप मिले, हर गैप को कितना चाहिए, 3 सेकंड, कुल कितने सेकंड बजेगी, 27 सेकंड बजेगी ना। बस भाई यही पकड़ना था आपको, देख लो क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं, 27 सेकंड में वो बच जाएगी। आ रही है कुछ बात समझ में,
हर गैप की निकाल दी मैंने, हर गैप पे 3 सेकंड लेती है, हर गैप पे 3 सेकंड लगेंगे उसको। 10 बजे जब बजेगी 10 बार, तो 10 बार में कितने गैप बनेंगे? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 9 बनेंगे। तो 9 में 3 के हिसाब से कितनी बार बजेगी? 27, 27 सेकंड तक। ठीक है, कितने सेकंड बजेगी? 27 सेकंड बजेगी। क्या कह रहा है भाई, वो भी देखते हैं। दिए गए कथन पर और उसके अनुगमित होने वाले दो निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सुबह की जो सैर होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। और निष्कर्ष निकाल के दे रहा है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। देखो भाई, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ये अलग बात है। सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते आप यहाँ से। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है, ये भी नहीं। तो नाइदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों ही इसका निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, ये दोनों इसके निष्कर्ष में नहीं आएंगे। समझ रहे हो बात को? दोनों ही इसका निष्कर्ष नहीं बन सकते। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है कि देर आर 13 2 digit consecutive odd numbers. If the mean of such first 5 numbers is 39, then what is the mean of the all 13 number? Okay, देखो ये कह रहा है कि 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य मतलब एवरेज होता है ना, माध्य जो है वो 39 है, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखो इतना इजी बनाने की कोशिश करूंगा। देखो 5 क्रमागत संख्याएं जब हो, 5 क्रमागत संख्याएं जब हो, तो याद रख लेना एवरेज बीच वाला ही होगा। ये एवरेज होगा क्रमागत के केस में। ठीक है, तो ये कितना दिख रहा है मुझे? 39। ठीक है, तो दो दो का डिफरेंस होगा, विषम संख्या है, तो ये 41 होगी, ये 43 होगी, और ये कितनी होगी? 37, और ये कितनी हो जाएगी? 35। ये बताओ मुझे एक बात जरा सब लोग, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने जो बताया? जब भी एपी में कोई चीज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, अब विषम संख्याएं क्या है? इनके बीच में हमेशा 2 का गैप रहेगा। तो जिनके बीच में समान गैप रहे, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है? एपी में होती है, समांतर श्रेणी में होती है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी बन गई हमारे सामने। कह रहा है स्टार्टिंग के 5 जो विषम संख्याओं का जो ग्रुप है कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत, उनका जो एवरेज दे रखा है 39। तो मिडिल टर्म इनका एवरेज आती है जब विषम संख्याओं, पदों की संख्या विषम होती है, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड नंबर, है ना। तो वो जब ऑड नंबर में आ जाए, विषम संख्या में आ जाए, तो वो बीच की टर्म उनका बन जाती है एवरेज। अगर बीच की टर्म एवरेज है तो 13 संख्याएं अगर हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, यानी कि बीच में जो पार्ट आएगा ये वाला, यही हमारा एवरेज बनेगा कि नहीं बनेगा? 13 संख्याएं हैं अगर हमारे पास, तो जो बीच में होगा वही तो बनेगा। अब स्टार्टिंग की 5 तो यहीं तक आ गई, 43 तक। अगली कौन सी होगी? 45। तो ये बीच वाली टर्म कितनी है भाई? 47। आ गया आंसर। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 47। मिडिल टर्म जो होगी वही एवरेज बनती है जब इस तरह की टर्मिनोलॉजी बनती है हमारे सामने। ठीक है, नहीं तो इसमें तुम्हें इतना दिमाग लगाते रहोगे फालतू, अपना लगाते रहो, फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा आपको। मैं जो बता रहा हूँ उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना। एक बार दोबारा समझाता हूँ। जब भी बराबर बराबर गैप वाली सीरीज होती है, अब ऑड नंबर है, हर एक ऑड नंबर दो दो के गैप पे होता है। 1 3 5 7 9, जो 2 से ना कटे उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। तो ये कह रहा है कि 13 ऐसी क्रमागत विषम संख्या हमारे पास है जिनमें शुरुआत की जो 5 है उनका एवरेज 39 है। 5 का एवरेज 39 है, इसका मतलब तीसरे नंबर की 39 ही होगी, क्योंकि मिडिल में आ रही है वो। तो 5 मिल जाएंगी तुम्हें। 7वें नंबर की तुम्हारा एवरेज बनेगी 13 का, क्योंकि 6 इधर 6 इधर 12 होगी, बीच में 13 में आ गई, तो वो बीच वाली टर्म तुम्हारा एवरेज बन जाएगी, वो 47 बन जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर इसमें फॉर्मूले वगैरह तो अपने लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फिर पहले टर्म ए लोगे, फिर A+2 A+4, इस तरीके से बढ़ाते रहना, फिर तो बहुत सारी टर्मोलॉजी बन जाएगी, है ना। समझ रहे हो? लंबा चला जाएगा प्रोसीजर, उतना लंबा नहीं करना आपको। मैं जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आपको समझना है बस। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? 1 clock स्लोज डाउन 2 minutes एवरी डे,
every 24 hours. Okay. While another clock speeds up 2 minutes every 24 hours. At a particular moment, both clocks show the same time. Which of the following statements is correct if you follow a 24-hour clock? 24 घंटे की घड़ी के बारे में बात कर रहा है। एक घड़ी तो 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है और एक घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों एक विशेष क्षण पे एक ही समय दिखाएंगी, यदि 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? 30 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ी एक ही समय पर दिखती है। 90 दिन पूरे होने पर एक ही समय पर दिखेंगी। 120 दिन पूरे होने पर दोनों एक ही समय पर दिखती हैं। उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो अब इसको भाई चेक करके देखते हैं क्या आएगा अपना आंसर। देखो 24 घंटे में जो गैप बनेगा, समझना बहुत ध्यान से इस बात को, 24 घंटे में जो गैप बनेगा वो गैप कितना बनेगा? 4 मिनट का। 2 मिनट धीमी, 2 मिनट तेज, तो 2 मिनट एक बढ़ जाएगी, 2 मिनट एक। देखिए 24 घंटे में 24 आवर्स में गैप बनेगा कितने का भाई? 4 मिनट्स का। कितना गैप बनेगा भाई? 4 मिनट्स का। आपको पता है कि दोनों घड़ी एक साथ कब बोलेंगी? 24 घंटे में जब गैप बन जाएगा टोटल। समझे बात को? नहीं समझे? दोनों घड़ी 4 मिनट का गैप देती है 24 घंटे में। तो 24 घंटे का गैप कितने दिन में देंगी? वही आंसर है अपना। दोनों घड़ी 4 मिनट का गैप देती है 24 घंटे में। तो 24 घंटे का गैप कितने में देंगी? भाई देखो 4 मिनट का गैप मिलता है मुझे, 24 घंटे में मिलता है। ठीक है, तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? डिवाइड बाई किससे कर दोगे? 4 से कर देना इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 से 15 बार, 15 चौके 60, यहाँ पे आ जाएगा 6, 15 दूनी 30 हो जाए 36। कितना हो जाएगा भाई? 4 गुणा 360। तो इधर भी 24 गुणा 360 आ जाएगा, यानी कि 1440 मिनट की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है? 1440 की। ठीक है, 1440 मिनट। 24 घंटे में कितनी मिनट होती है वही निकालनी थी बस। 24 घंटे में जितनी मिनट होती है ना वही निकालनी थी बस। 1440 मिनट का गैप कितने में आएगा भाई? 24 घंटे गुणा 360। 24 घंटे 360 दिन। समझ गए ना अब इस बात को? तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं आने वाला अपना। इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। ये 360 दिन पे जाके मिलेंगे। दोबारा समझा रहा हूं, है ना? ध्यान से समझना सब लोग, दोबारा समझने की कोशिश करना। 24 घंटे जो होते हैं, 24 घंटे गुणा 60 करो, 6 चौके 24, यानी कि 1440 मिनट होती है कि नहीं होती 24 घंटे में भाई? ठीक है, तो 4 जब मिनट का गैप चलता है तो एक दिन में, एक दिन लग जाता है पूरा, 1 डे। 24 घंटे लग जाते हैं 4 मिनट के गैप को पाटने के लिए। 4 मिनट का गैप जो होता है वो एक दिन में बनता है। 24 घंटे में एक 2 मिनट तेज हो जाती है, 24 घंटे में एक 2 मिनट धीमी हो जाती है। तो ये जो 4 मिनट का गैप है ये एक दिन में बनता है। तो 1440 मिनट का गैप चाहिए ना मुझे, 24 घंटे में दोबारा मिलेंगी। तो 1440 मिनट का गैप कितने में बनेगा? 1/4 इंटू 1440। कितनी बार कट जाएगा ये? इससे 360 बार। यानी कि जब ये 360 दिन चल जाएंगी तब जाके पहली बार ये समान समय दिखाएंगी। जब ये 360 दिन चल जाएंगी तब जाके ये समान समय दिखाएंगी। दोबारा समझ लेना भाई, एक बार दो बार इसको चला के देख लेना, समझ में आ जाएगा जो बताने की कोशिश की है। 4 मिनट एक दिन, तो 1440 मिनट 360 दिन। तो इनमें से कोई भी आंसर अपना सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पैराग्राफ भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ लग रहा है, इसने तो सब देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अनेक किसान फसल को पहुंचाने वाले कीटों को मारने के लिए, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होगा यहाँ पे, है ना? कीटों को मारने के लिए संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। कुछ विकसित देशों में तो कीटनाशकों की खपत 3000 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच रही है। फसल को नुकसान लिख लेना, नुकसान पहुंचाने वाले। दुर्भाग्यवश ऐसी कई रिपोर्टें हैं कि ऐसे यौगिकों में अंतर्निहित विषाक्तता होती है जो खेती करने वालों के, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण को खतरे में डालती है। ठीक है,
संश्लेषित कीटनाशक सामान्यतः पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर वे सूक्ष्म जैविक विविधता को नष्ट कर पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल असंतुलन इम्बैलेंस उत्पन्न करते हैं। इनके अंधाधुंध उपयोग के परिणाम स्वरूप कीटों में कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित हुआ है, प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी हुई है और जिन समस्याओं का उपचार किया जा चुका है वे फिर से बढ़ गई हैं, ठीक है। तो वानस्पतिक कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक पीड़क नियंत्रण करना इनके उपयोगकर्ताओं एवं पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वानस्पतिक कीटनाशकों का उपयोग कर प्राकृतिक पीड़क नियंत्रण करना इनके उपयोगकर्ता व पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में कुछ घंटों अथवा दिनों में ही हानि रहित यौगिकों में टूट जाते हैं, ठीक है। कीटनाशक विशेषताओं से युक्त पौधे लाखों वर्षों से पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई खराब या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रकृति में मौजूद है। अधिकांश मृदाओं में आमतौर पर पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव इन्हें सरलता से विघटित कर देते हैं। वे परभक्षियों की जैविक विविधता को बनाए रखने और पर्यावरणीय संदूषण तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य संकटों को कम करने में सहायक हैं। पौधों से बनाए गए वानस्पतिक कीटनाशक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल होते हैं और फसल सुरक्षा में उनका उपयोग करना व्यवहारिक रूप से एक धारणीय विकल्प है, ठीक है। सस्टेनेबल इसको बोलते हैं। देखो सुरक्षा में ये जो वर्ड है ना, ये सुरक्षा में उनका लिखा हुआ जो कट रहा है थोड़ा सा, सुरक्षा में उनका उपयोग करना व्यवहारिक रूप से एक धारणीय विकल्प है। अब इसके भाई पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दे रहा है हमको, क्वेश्चंस के हिसाब से बनाते हैं अपने इन्फ्लुएंसेस। पहला कह रहा है कि आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात तो कही नहीं है इसने। कर सकते हो, ऐसा नहीं कहा इसने। पैराग्राफ में पढ़ लेना दोबारा एक बार फिर से रिपीट करके, ठीक है ना, मैं भी देख लूंगा एक बार दोबारा। धारणीय कृषि का एक उद्देश्य अल्पतम पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। इकोसिस्टम को बैलेंस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वानस्पतिक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। बताना जरा, ये अधिक प्रभावकारी होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं था ना। देखो दोबारा पढ़ लो। वानस्पतिक कीटनाशक, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया पूरे पैराग्राफ में कि वानस्पतिक कीटनाशक जो है संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक। वानस्पतिक कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक पीड़क नियंत्रण करना इसके उपयोगकर्ता पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है हमारे पास जिसका सही होना इसकी मजबूरी है, क्योंकि और ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 2, बाकी हमें ना 1 देखना ना 3 देखना। समझ में आ रही है बात? ना 1 देखना ना 3 देखना, ओनली ऑन ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड है भाई। जैव कीटनाशकों के विषय में सॉरी, जैव कीटनाशकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है, होल्ड कर लो, सही बात है। दूसरा, ये वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं, ओके। अगले पर आ जाओ। वे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता बनाए रखने के लिए अनिवार्य नहीं। अनिवार्य नहीं, ऐसा नहीं था, जरूरी है। अनिवार्य नहीं है, जरूरी है। मतलब अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि इनके बिना होगा ही नहीं काम, ऐसा नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन तो देखो गलत हो गया, तो जहां 3 दिखाई दे रहा है वो तो गलत हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, 1 और 2। तो 1 तो देखो सही है, इसका मतलब है ना। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को चेक करना है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है या नहीं है। वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। जैव कीटनाशकों के विषय में, जैव कीटनाशक के पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं, भाई देख लेते हैं एक बार। कुछ घंटों अथवा दिनों में ही हानिकारक यौगिकों में टूट जाते हैं। नहीं, हमेशा नहीं बने रहते हैं ना, हमेशा नहीं बने। देखो जो लाइन हमने मार्क की है उस लाइन ने कितना हमको पॉजिटिव दिया है, समझ रहे हो इस बात को? कितना पॉजिटिव दिया है इस लाइन ने हमको, यानी कि समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं था, ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। एक बार उस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ढंग से 2-3 बार पढ़ लेना अपने स्तर से, आपको भी आंसर आ जाएंगे, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, सॉल्व करके देख लेना, क्वेश्चंस करो उसके। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे, धन्यवाद।